अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वहीद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 19 सितंबर 2025 है, जुमे का दिन है। यूँ तो डेवलपमेंट्स मेरे सामने बहुत सी हैं, जब हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जो कैद तन्हाई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उसे मज़ीद तंग और मज़ीद शदीद करने की कोशिश की जा रही है। जब एक अदालत के ज़रिए, एक एटीसी के ज़रिए मजबूर किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से जो मुकदमा शुरू होगा, उसमें इमरान खान जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने आप को पेश करेंगे और अदालत के अंदर, अडयाला जेल के अंदर अदालत लगाने का जो प्रोसेस था जिसमें इमरान खान पेश होते थे, उस प्रोसेस को रोकने की तमाम तर तैयारी जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब याहिया आफरीदी साहब को एक ओपन ख़त लिखा है और याहिया आफरीदी साहब को अपनी सूरत हाल के बारे में उन्होंने निशानदेही की है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश की है। ये भी सूरत हाल मेरे सामने है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बरतानिया में जब मीडिया से बातचीत करते हैं, उनके और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टार्मर के दरमियान गाज़ा और फ़लस्तीन के इशू पे जो तज़ाद और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो खुल के सामने आ जाता है। हम ये भी देखते हैं कि इसराइल की जो मारा धाड़ी और खौफनाक जंग है गाज़ा सिटी से फ़लस्तीनियों को निकालने की, वो जारी है और इसराइली और अमरीकी अखबार ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक ठीक ठाक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो एक कमांडर इन चीफ बन के पूरी इस जंग और कॉन्फ्लिक्ट को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां करवा रहे हैं, जिससे इसराइल को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये तमाम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। उसके अलावा जो पिछली डेवलपमेंट्स थी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो लेजिस्लेशन जो है वो की जा रही है मुख्तलिफ़ किस्म की, उसके ऊपर एक तफसीली बयान आपके सामने रखूँगा, उसका एक एनालिसिस और एक इंटरप्रिटेशन रखूँगा। लेकिन अभी इन तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट डालते हुए मैं उस डिबेट की तरफ जाना चाहता हूँ जिसने इंतहाई शिद्दत से पाकिस्तानी जहन को जकड़ा हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में। जी हाँ, वो डिबेट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदे से है, जिसे एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट का नाम दिया गया है, और उसके हवाले से एक बेतहाशा किस्म की पाकिस्तान में डिबेट हो रही है। ये जो डिबेट हो रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को गलत समझा जा रहा है। मैं चंद पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हुए मेरे पास हैं, मैं मुझे इजाज़त भी बल्कि दें कि मैं थोड़ा सा नीचे देखता देखता जो है वो इन पॉइंट्स को आपके सामने रखूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर सकूं। मुश्किल किस्म का ये सब्जेक्ट है, अगर मैं ना समझा सकूं तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। बहरहाल जो समझ सकें उनका बहुत भला, जो ना समझ सकें उनका भी बहुत ज़्यादा भला। अब इसमें भी देखिए कि जो डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, उसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि बिल आखिर बिल आखिर ये है कि इसराइल के गैर जिम्मेदाराना और रोग एक्शंस के नतीजे में चूँकि ख़ित्ते मशरक़ वस्ता, सऊदी अरब और जो अरब मोनार्कीज़ हैं उनके लिए शदीद ख़तरात पैदा हो गए हैं, और अब इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस सऊदी अरब के डिफेंस के लिए मशरक़ वस्ता के अंदर जाके खड़ा हो गया है। पाकिस्तान और इसराइल जो है वो फेस टू फेस हो गए हैं और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी कर रहा है। इसको मुख्तलिफ तरीके से लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अर्ज़ मुक़द्दस के लिए पाकिस्तान वहाँ चला गया है, कहीं पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, कहीं लफ्ज़ फुल स्पेक्ट्रम यूज़ हो रहा है, कहीं एक डिटरेंट यूज़ हो रहा है, कहीं इकनॉमिक एडवांटेजेस यूज़ हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी फल्मिनेटिंग फिरोशियस डिबेट जो है हो रही है। इस डिबेट के अंदर कम से कम अगर आप इसको सोशल मीडिया पर देखें तो इसमें कम से कम 20% तो वो लोग हैं जो सरकार के और मुख्तलिफ इदारों के एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्हें हायर किया जाता है। चंद दिन पहले मैंने आपको एक अखबारी खबर दिखाई थी हिंदुस्तान की कि कैसे मज़ीद 6,500 बच्चे जो हैं उनको हायर किया गया है ISPR की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने के लिए, और गुज़िश्ता 2 बरस में इस किस्म के बहुत से बैचेस को ट्रेन किया गया और यूँ हज़ारों लोग जो हैं उनको ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे बिठाया गया है जो सरकार का, इदारे का या सो कॉल्ड रियासत का मौक़िफ़ जो है पेश करते हैं। लेकिन जो सारा का सारा नैरेटिव शेपिंग हो रही है, जो डिबेट हो रही है, वो सारी की सारी इन किराए के जो एम्प्लॉयज़ हैं या सरकारी मुलाजिम हैं सोशल मीडिया की टीम्स में, इनकी तरफ से नहीं हो रही, और वरना मैं इसके ऊपर ये कमेंट इस वक्त कर भी ना रहा होता। ऐसे बहुत से वेल मीनिंग, सब्सटेंटिव, अच्छे लोग, पढ़े लिखे, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो इस वक्त टोटली मिसलीड हो रहे हैं और सूरत हाल को गलत समझ रहे हैं और गलत गलत किस्म की तशरीह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब के हवाले से। अच्छा, अब इसमें और ये क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है इसकी? इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि एक मुस्लिम सेंस ऑफ फीलिंग है इसराइल के ख़िलाफ़। दूसरा एक पाकिस्तानी सेंस ऑफ प्राइड और नेशनलिज़्म है, वो भी इसमें आ गई है। और तीसरी वजह है कि हक़ाइक़ से
حقائق کا علم نہ ہونا، جسے کہتے ہیں کہ ناٹ ہیونگ اے کمپلیٹ پکچر یا فل فیکٹس یا فل انفارمیشن جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ پالیٹکس کے اندر سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی رجیم کا، حکومت کا یا رولنگ ایلیٹ کا، وہ ان کا پرسنل ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ باقی ساری اسٹریٹجی تو فل اسپیکٹرم تو اے تو او، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ پہلے ایک ذاتی سیلفش انٹرسٹ ہوتا ہے پاور ایلیٹ کا، اس کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری۔ گزشتہ تقریباً 30 مہینوں کے اندر 3 مائنڈ شیپنگ، مائنڈ ٹرانسفارمنگ ایونٹس ہوئے ہیں، جہاں پاکستان کے اندر عوام کے، لوگوں کے، دانشوروں کے، میڈیا کے ذہن کو بہت کامیابی سے بدلا گیا۔ پہلا ایونٹ جو ہے وہ ہے 9 مئی 2023 کا، جہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی تشریح یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ دوسرا جو بڑا واقعہ ہے وہ اپریل اور مئی کے درمیان میں، اسٹارٹنگ فرام میرا خیال ہے 21 اپریل 2025 سے 10 مئی 2025 کے درمیان ہندوستان پاکستان کی ٹینشنز، اس کے بعد 3-4 دن کی وہ جنگ ہے، وہ ایک مائنڈ ٹرانسفارمیشن ایونٹ ہے جو دوسرا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ پاکستان سعودی جو ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ ہے، پیکٹ ہے۔ اچھا، میں نے ایک 7-8 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی نیپال کے اندر جو ایک سو کالڈ ریولوشن یا انقلاب کی صورتحال تھی، اس کے حوالے سے، جس کا میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں، جس کا عنوان تھا پاکستان میں نیپال کی طرح کا انقلاب کیوں نہیں آتا، کیا پاکستانی بزدل اور بے غیرت ہیں؟ اور میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو ایک ذہنی نیریٹو بنا ہے، اس میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان فوج ہے، فوج پاکستان ہے، اور ایک ایسی کہانی بتائی گئی ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہی پاکستان ہے۔ فوج کے افسر اور جوان تو یہ سمجھتے ہی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں سول جو سوسائٹی ہے، جو بزنس مین ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو فیکلٹی کے لوگ ہیں، وہ ساروں کے ذہن میں یہی ہے کہ فوج ہی پاکستان ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی فوج کو نقصان پہنچے گا تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اگر فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جرنیل صاحبان کی پالیٹکس کے بارے میں بات کرتا ہوں، بلکہ وہ در حقیقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور اب اس میں جو نیا ایک پرابلم ہے، نیا تو نہیں ہے، پرانا ہی ہے، لیکن وہ جو ایڈیشنل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف از آرمی ایز این آرمی از آرمی چیف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ آرمی چیف کی سیاست اور اس کے جو ذاتی انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو در حقیقت آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے وجود اور ان کے بیسٹ پاسبل انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت لوگوں نے دیکھی، اس کو لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو 3 ایونٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، 9 مئی 2023، اس کے بعد اپریل اور مئی کے درمیان ہندوستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال، اور اب یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ 9 مئی کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اتنی روگ ہو گئی ہے، انتشاری ہو گئی ہے، دشمن سے مل چکی ہے کہ اس نے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں یعنی فوج کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ فوج پہ حملہ کر دیا ہے تو پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے تو پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے اوپر عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ مائنڈ ٹرانسفارمیشنل ایونٹ، ٹھیک، اس کے بعد پوری کہانی بدل جاتی ہے۔ دوسرا ایونٹ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا جو ٹریگر ہے مائنڈ کا وہ انڈیا ہے۔ ہندوستان نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر، اور جو ایک ہمارا انٹرنزک فیئر ہے انڈیا کے حوالے سے وہ وہاں پر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سعودی ڈیفنس میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان ارض مقدس کے لیے، سعودی عرب کے دفاع کے لیے، مسلم ممالک کے دفاع کے لیے، جہاں فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غازہ میں قتل عام اور میسیکر ہو رہا ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل کے خوفناک قسم کے عزائم ہیں، ایک گریٹر مڈل ایسٹ اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس کا نقشہ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں نقشہ بھی جو ہے وہ بار بار سوشل میڈیا پہ پبلش ہو رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں جس طرح سدھیر راہی کی فلم ہوتی، سدھیر راہی پتہ نہیں ان کا، سلطان راہی کی جس طرح سے فلم ہوتی تھی، یا گھنڈاسے والی فلم ہے، تو اب پاکستانی فوج نے اور پاکستان کی ریاست نے گھنڈاسا اٹھایا ہے اور ہم مشرق وسطیٰ کے میدان جنگ میں آ گئے ہیں گریٹر اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ ایک پکچر ہے جو سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ سے جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور بھی ساتھ اس میں چیز کر دوں تو بڑا، ایک زمانے میں کسی نے کتاب لکھی تھی پاکستان کے حوالے سے، اللہ، امریکہ اینڈ آرمی۔ 3 ٹریگر تو وہ ہیں، ان کو 4 ٹریگر کر لیں پاکستان کی پالیٹکس کے، پولیٹیکل مائنڈ کے 4 ٹریگر ہیں۔ ایک ہے انڈیا، جس سے ازلی دشمن ہے، اس سے خطرہ ہے ایگزسٹینشل قسم کا۔ ایک ہے اسلام جو ہماری آئیڈینٹی کے اندر ہے، مسلم ہونا۔ پھر آرمی ہے جو ان تمام مسائل کا ہمارا جواب ہے۔ ایک امریکہ ہے جس کی خوشنودی بہت ضروری ہے، اور امریکہ ہمارا دشمن بھی ہے لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے۔ تو یہ 4 ٹریگر ہیں جن کے ساتھ اگر آپ کھیل جائیں سکسیسفلی طور پہ تو پاکستان کا جو پولیٹیکل مائنڈ ہے، کلیکٹیو کانشسنس ہے، اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30 مہینوں میں مسلسل ان 4 ٹریگر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔
आर्मी पे हमला हो गया, हिंदुस्तान से झगड़ा हो गया, सऊदी अरब और अर्ज़ मुक़द्दस के दिफ़ा के लिए हम जो हैं चले गए हैं, इसराइल दुश्मन है। अमेरिका और इसराइल को पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल को सिग्नल दे दिया है। अच्छा, अब आए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखूं। आप में से बहुत से लोग, मैंने देखा है कि इस चैनल पे, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं समझता हूं कि इट्स माय मैटर ऑफ प्राइड कि मैं जब कमेंट्स देखता हूं लोगों के, और इसमें भी जो आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा है इंग्लिश का, तो मुझे बहुत ही नज़र आता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने थी बहुत रिसर्च की है, बहुत पढ़ा है, वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है अपनी स्ट्रगल करके। तो बहुत से लोग इन फैक्ट्स से जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इनसे वैसे भी वाकिफ़ होंगे, अदरवाइज़ आप गूगल पर जाएँ और इन फैक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं। फरवरी 1945 में, जब अभी दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम फाइनली ख़त्म हुई थी मई में, यूरोप का थिएटर बंद हो गया था मई जून में, जब जर्मनी को शिकस्त हो गई, हथियार क्या डालने थे, जर्मनी ख़त्म ही हो गया। और उसके बाद अगस्त में जब अमेरिका ने 6 और मेरा ख्याल 8 या 9 अगस्त को यके बाद दीगरे पहले हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराए, तो अगस्त में जाके दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई। लेकिन फरवरी 1945 में सुएज कैनाल के अंदर एक अमेरिकन वॉरशिप क्विंसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। ये मीटिंग होती है उस वक्त के अमेरिकन फातेह प्रेसिडेंट जो हैं फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्हें उर्फ आम में FDR कहा जाता है, FDR, और सऊदी अरब के उस वक्त के फरमारवा किंग शाह अब्दुल अजीज़ अल सऊद के दरमियान में ये मीटिंग होती है। उस वक्त ये अंडरस्टैंडेबल है एलाइज फोर्सेस को कि अब जर्मनी और जापान को शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि यूरोप का थिएटर जो है उसमें जर्मनी के कदम उखड़ चुके थे, रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी से एडवांस कर रही थी, अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस जो हैं वो जर्मनी में दाखिल हो चुकी थी, जर्मन्स को सेटबैक आफ्टर सेटबैक हो रहा था, ईस्ट एशिया से जापान के कदम उखड़ चुके हुए थे, जापान की अपने ऊपर अब लड़ाई हो रही थी, जापान तमाम इलाकों से, सिंगापुर, हांगकॉन्ग हर जगह से जापान जो है, बर्मा शर्मा हर जगह से फारिग हो चुका हुआ था। तो ये क्लियर था कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर जो है उसने खड़ा होना था, जब क्विंसी के वॉरशिप के ऊपर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के दरमियान और उस वक्त के सऊदी फरमा रवा शाह अब्दुल अजीज़ जो हैं, किंग अब्दुल अजीज़ के दरमियान में मुलाकात होती है, जिनकी नस्ल अभी भी सऊदी अरब में चल रही है। इस मुलाकात की मैं बात, मेरे पास जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स इसके देखे हैं वो मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें फैसला ये होता है कि हमारा जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो दो चीज़ों के ऊपर होगा। फ्यूचर रिलेशनशिप ये होगा कि सऊदी, क्योंकि बाय द टाइम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो पहली जंग है जिसके दरमियान में तमाम ताकतों को, खास करके अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर आपके पास अनइंटरप्टेड सस्टेन्ड ऑयल सप्लाई नहीं होगी तो आप जंग को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। बार बार जंग के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, बिकॉज जर्मनी कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह की ताकत नहीं थी, बड़ी ज़बरदस्त जंग थी कि भाई इसके बारे में आप इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ें, इट्स अ फैसिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। और उसमें जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उसकी अहमियत बड़ी खुल के उजागर हुई। सो अमेरिकन डिमांड है फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए सऊदी, यहाँ एक रिलेशनशिप बन रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान में, जिसमें अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अनइंटरप्टेड सस्टेन्ड ऑयल सप्लाई चाहिए, जितनी के अमेरिका की नीड होगी या ग्लोबल मार्केट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का एजेंडा है। दूसरी तरफ से शाह अब्दुल अजीज़ जो हैं, जो सऊदी फरमारवा हैं, उनका एजेंडा ये है कि सऊदी रॉयल फैमिली को इस खित्ते के अंदर की जो टर्बुलेंस है, जो उनके चैलेंजेस हैं, और उनके चैलेंजेस इसराइल से नहीं हैं इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ पर बात होती है इसराइल की, और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ये कहते हैं कि सऊदी अरब मदद करे मज़ीद जूविश इमिग्रेंट्स को यूरोप से लाने में। उसमें किंग अब्दुल अजीज़ ना तो कोई सख्त की पोजीशन लेते हैं, ना उसमें कोई मदद और तावन का बहुत यकीन दिलाते हैं। इनफैक्ट अगर ज़्यादातर है कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा जर्मन्स को वॉर रेपरेशंस देनी चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन प्रिंसिपल चीज़ है कि वो कहते हैं कि हमारा जो रजीम है सऊदी अरब, जो रूलिंग रजीम है हमारा, हमें प्रोटेक्शन चाहिए अमेरिका की, और प्रोटेक्शन उनको चाहिए ईरान के ख़िलाफ़, प्रोटेक्शन उनको चाहिए इराक़ के ख़िलाफ़, प्रोटेक्शन उनको चाहिए यमन के ख़िलाफ़, प्रोटेक्शन उनको चाहिए ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर जो मुमकिना इंसर्जेंसी, जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस होती है रीजन की, उसके ऊपर उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए। ये वो पैक्ट है जो 1945 की फरवरी में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तय पा जाता है, और उसके बाद से आज तक ये पैक्ट जो है ये मुसलसल चल रहा है। 55 बरस गुजर गए हैं 20वीं सदी के, 25 बरस जो हैं वो गुजर चुके हैं 21वीं सदी के, 80 बरस में ये कॉम्पैक्ट जो है ये मुसलसल होल्ड कर रहा है। अब इसमें आप देखें कि दरमियान में बड़े चैलेंजेस आते हैं, उनको जहन रखना बहुत ज़रूरी। 1979 में 1979 के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं, जो यमन से भी हैं और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया से भी हैं, वो ग्रैंड मॉस्क में मक्का में कब्जा कर लेते हैं। कई दिन कई हफ्ते ये सीज़ उनका चलता है।
पाकिस्तान में बेचारे मासूम लोगों को ये बताया गया है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज वहाँ गए और उन्होंने जाकर खाना काबा को पाक किया, लेकिन असल में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज का उसमें कोई रोल नहीं है। फ्रेंच एलीट कमांडोज को लाया गया, अमेरिकन भी मदद कर रहे थे, और इसे कहते हैं सऊदी अरब की अपनी जो फौज थी, जो नेशनल उनकी फोर्स थी, उसने खाना काबा को इन इंसर्जेंट से जो है वो क्लियर किया। ये इसको कहते हैं द ग्रैंड सीजर और सीजिंग ऑफ द ग्रैंड मॉस्क। अच्छा, फिर ये देखिए कि उन्हीं दिन में जब ये हमला हुआ है, अब पाकिस्तानी ज़हन की सूरत हाल ये लगाइए कि जब ये हमला होता है 1979 में, रेडियो पाकिस्तान दिन के 11 बजे अपने बुलेटिन में ये कहता है कि इसराइल ने खाना काबा के ऊपर हमला कर दिया है और इसराइली कमांडोज जो हैं उन्होंने खाना काबा पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में दुनिया भर में कोहराम तो मचता ही है। पाकिस्तान में फौरी तौर पर एक क्राउड इकट्ठा होता है। इससे पहले कि किसी को समझ आए कि क्राउड कहाँ जा रहा है, वो अमेरिकन एम्बेसी का रुख इख्तियार करते हैं। उस ज़माने में डिप्लोमेटिक एनक्लेव वगैरह नहीं था। पाकिस्तानी क्राउड पहुँचता है, अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा रहता है, 4 लोग मर जाते हैं, जिसमें 1-2 अमेरिकन मरीन भी हैं। ये सारी कहानी डॉक्यूमेंटेड, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, हकीकत वर्सेस द पाकिस्तानी माइंडसेट। 1996 में खोबर बैरक्स में जो सऊदी इंसर्जेंट्स हैं, जो बागी हैं, वो एक ट्रक बॉम्बिंग करते हैं मेरा ख्याल है, जिसके नतीजे में 19 तो अमेरिकन मरीन्स जो हैं, जो उस वक्त सऊदी अरब के डिफेंस के लिए उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस सऊदी अरब के अंदर तैनात हैं, 19 तो अमेरिकन वहाँ पे मारे जाते हैं और मेरा ख्याल बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी होते हैं। जिसके बाद अमेरिकन ये फैसला करते हैं कि अब उनकी ट्रूप्स जो है वो सऊदी अरब के अंदर नहीं रहेंगे और उन्हें वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है। उससे पहले 1989-90 में कुवैत का सीजर होता है, जब पूरी अरब दुनिया घबरा जाती है क्योंकि सदाम हुसैन और इराक जो है वो कब्जा कर लेते हैं। कुवैत में अमेरिकन फोर्सेस आती हैं, सदाम हुसैन को वहाँ से निकालती हैं, इराक को बहुत बुरी शिकस्त दी जाती है। और उस वक्त भी खतरा ये है कि इराक और सदाम हुसैन जो है वो सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के ट्रूप्स भी सऊदी अरब में स्टेशन किए जाते हैं और उस वक्त शायद अमेरिकन ट्रूप्स की भी सऊदी अरब के अंदर प्रेजेंस। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सऊदी अरब के जो चैलेंजेस हैं उन सब का ताल्लुक कुछ और है, उनका ताल्लुक इसराइल से किसी भी स्टेज पे नहीं है। 2010 में जब प्रेसिडेंट ओबामा एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम पेश करते हैं जिसमें वो कहते हैं पिवट टू एशिया, और वो कहते हैं कि हमारा असल चैलेंज मशरक़ वस्ता में नहीं है, इनफैक्ट वो मिडिल ईस्ट से मूव अवे करना चाहते हैं। ओबामा ये समझते थे कि इसराइल के ऊपर जो बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस है, ये पूरा पैराडाइम बन चुका है कि इसराइल अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा है, ये पूरा का पूरा पैराडाइम फ्लॉड है। सो अमेरिकन पावर वांट्स टू मूव अवे टू द रियल चैलेंज, एंड वेयर इज द रियल चैलेंज? द रियल चैलेंज इज अराउंड चाइना, द रियल चैलेंज इज ईस्ट एशिया, द रियल चैलेंज इज अ रिलेशनशिप विद इंडिया एंड चाइना। सो इसे कहते हैं पिवट टू एशिया। जब पिवट टू एशिया की बात होती है तो सऊदी अरब को और अरब जितने भी रियासतें और मोनार्कीज हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन इसके साथ भी 2-3 और इवेंट्स हो जाते हैं ऊपर तले जिसकी वजह से अरब परेशानी बढ़ने लग जाती है। अरब स्प्रिंग अनलीश हो जाती है, जिसके बारे में सऊदी इंटेलिजेंस की एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि अरब स्प्रिंग को अमेरिकन लिबरल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीछे से इसको आगे बढ़ा रही है। और ख़ास करके जब हुस्नी मुबारक को इजिप्ट में बेल आउट नहीं किया जाता और क्राउड जो है हुस्नी मुबारक को उतार देते हैं, उनको उतरना पड़ता है, तो सऊदी इस्टेब्लिशमेंट जो है, मोनार्की जो है वो बहुत ज़्यादा अनर्व हो जाती है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब और उसके एलाइज जो हैं, प्रिंसिपली नॉट अमेरिका, वो मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को ख़त्म करते हैं और जनरल सिसी को, इजिप्शियन आर्मी को दोबारा वहाँ से ला के बिठाया जाता है। द रेस्ट ऑफ दैट इज़ हिस्ट्री। 2015 के अंदर एक बार फिर जब इसे कहते हैं ओबामा इंतज़ामिया जो है वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी यूएस ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी पे जो साइन हो जाते हैं, तो क्लियरली इनको समझ आता है कि अमेरिकन माइंडसेट ये है कि आपने ईरान को एंगेज करना है, ईरान के साथ टेंशन ख़त्म करनी है, अरबों पे जो डिपेंडेंस है मोनार्कीज़ पे उससे आपने कम करना है। तो अरबों की जो टेंशन और उनकी जो एंग्जाइटी है ख़ास करके सऊदी अरब की, बस अभी की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। 2019 में सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर जब वेसल स्ट्राइक्स होती हैं, हमले होते हैं, आग लग जाती है, कई दिन तक तकरीबन ऑयल आउटपुट सारा का सारा बंद हो जाता है। अमेरिका से जो तवक्को थी कि अमेरिका को रोल प्ले करेगा, अमेरिका वो रोल प्ले नहीं करता। यमन की जंग 2015 में शुरू होती है, 2021 तक चलती रहती है। अमेरिका से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं होती। 2015 में अच्छा, इस सारे टाइम पीरियड के अंदर MBS जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। MBS की जब भी अमेरिकन के साथ मीटिंग होती है वो फ़लस्तीन के हवाले से नहीं होती है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से नहीं होती है, वो इसराइल के हवाले से नहीं होती है। उनका कंसर्न ये है कि हमें सॉलिड, रॉक सॉलिड, हमें जो है फूल प्रूफ गारंटीज चाहिए अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। और हर दफ़ा उनको मायूसी होती है, उनको लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो उनके प्रेडिकेमेंट को और उनके चैलेंजेस जो हैं उन्हें ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो ये डिस्कशंस हैं कि हमें पाकिस्तानी गारंटीज, ये प्रेजेंस चाहिए, ये डिस्कशंस बहुत पुरानी है। 2015 के अंदर जब MBS असर्टिवली डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजें हमें चाहिए यमन में, तो रिफ्यूज़ल
नवाज शरीफ का नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर, रिफ्यूज़ल पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड का है, जो मीटिंग करती है बहुत लंबी चौड़ी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और पाकिस्तान की फ़ौज ये फैसला करती है उसकी सारी टॉप बैंड कि हमें मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं जाना, और हम इस तरह से पाकिस्तान की आर्मी एक मर्सनरी आर्मी नहीं है कि हम सऊदी अरब और कुवैत के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाए। उसको पार्लियामेंट में ले जाया जाता है। नवाज शरीफ साहब का अगर ज़ाती तौर पर जोर चलता तो वो ज़रूर पाकिस्तान की फोर्सेस को कमिट कर देते 2015 में। पिछले 24 अच्छा, अब जब ये फोर्सेस कमिट हो गई, अब ये ज़ाहिर है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सऊदी अरब तो गुज़श्ता 10 साल से ये चाहता था कि पाकिस्तान का एक एक्सपेंडेड रोल हो सऊदी अरब के और रीजन के डिफेंस में। रेजिस्टेंस पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से थी। मुझे बहुत शक है कि अगर इमरान खान की भी गवर्नमेंट होती और सऊदी अरब ये प्रेशर इस तरह से डालता, उनकी कोई एक मोमेंट आ जाता, तो इमरान खान की तरफ से रिफ्यूज़ल नहीं होना था, पाकिस्तानी मिलिट्री ही नहीं फैसला करना था कि हमने जाके सऊदी अरब के अंदर कोई सॉलिड गारंटीज़ देनी है या नहीं देनी। और उसका जवाब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो जनरल आसिम मुनीर की है, उसने ये फैसला किया है कि हमें सऊदी अरब के साथ इस किस्म के कॉम्पैक्ट डिफेंस पैक्ट म्यूचुअल में हमें एंगेज जो है होना है। अब जब एंगेजमेंट हो गई तो आपने देखा कि इस पे खप ही पड़ी थोड़ी सी, तो जल में अभी ज़्यादा वैसे खप नहीं पड़ी, अभी तक कोई डिटेल्ड एनालिसिस क्रिटिकल जो है वो इसराइल से, इंडिया से, अमेरिका से इस हवाले से नहीं आया। लेकिन एक ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट कर दिया, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ही मेंशन कर दिया कि जनाब बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ तो हो गई है, लेकिन इसमें शक लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स भी यहाँ पे होंगे, शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान जो है उसके मिसाइल से इसराइल को या अमेरिका को ख़तरा हो सकता है। तो वो GHQ के अंदर एक कोहराम मच गया कि यार ये क्या मुसीबत है, ये तो हम पे इल्ज़ाम लग गया। उसके बाद से मसलसल मुख्तलिफ जो उनके टॉकिंग हेड्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट्स नहीं है, हमारा इसराइल के साथ कोई फटा नहीं है। खुद एक सऊदी ऑफिशियल ने रॉयटर खबर रखता एजेंसी से पिछले 24 घंटों में ये कह दिया, उन्होंने कहा कि ये किसी एक इवेंट के जवाब में, बिकॉज एक आम तासुर है कि जो इसराइल ने दोहा पे स्ट्राइक की है ये उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ। तो उन्होंने कहा किसी एक इवेंट से, किसी एक मुल्क से इसका ताल्लुक नहीं है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे बहुत देर से प्रोग्रेस जो है हो रही थी। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि जब शहबाज शरीफ साहब मार्च 2025 में गए, जब वो मार्च 2024 में गए तो भी एक्सपेंडेड डिफेंस जो रिलेशनशिप की बात हुई सऊदी अरब में, जब वो मार्च 2025 में गए तब भी इसे कहते हैं कि एक्सपेंडेड पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात हुई। तो एक सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अहमद कुरैशी साहब जो हैं, जो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जो पहले पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता रहे हैं, टीवी एंकर हैं, कमेंटेटर हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत प्रो मिलिट्री हैं, बहुत प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो ये एक्सप्लेनेशन ट्विटर पर देते फिर रहे हैं कि भाई ये इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, ये ईरान से इसका ताल्लुक है या इसका किसी और चीज़ से ताल्लुक है। लेकिन नहीं, अब डॉक्टर राबिया अख्तर जिनको जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका बेलफर सेंटर जो कैनेडी स्कूल है हार्वर्ड का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उनकी जो पब्लिकेशन है बेलफर सेंटर की, उसमें डॉक्टर राबिया अख्तर का पीस छपा है जो मोर और लेस एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर वही बात करता है जो अहमद कुरैशी साहब ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक इसराइल से नहीं है, ये एक लार्ज स्पेक्ट्रम चीज़ है, ये एक डिटरेंस है, ये एक किसे कहते हैं पहले से इसकी बात हो रही थी और उसमें कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये नहीं चाहती कि इस किस्म का तासुर कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पर चले गए ये कायम हो, मतलब प्रोफेशनली स्पीकिंग एट द सेम टाइम, ठीक। लेकिन कॉमन आदमी जो है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसी वक्त ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये इसी वक्त क्यों हुआ है। ये इस वक्त इसलिए हुआ है कि ताकि आम आदमी को यही तासुर जाए कि इसराइल की वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ये मेरा इसमें मैं इसकी एक रीडिंग कर रहा हूँ और ये अगले आने वाले दिनों में सूरत हाल और ज़्यादा बड़ी क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। आम आदमी के माइंड में ये बात चली गई है कि इसराइल की तरफ से सऊदी अरब को, अर्ज़ मुक़द्दस को, मुस्लिम दुनिया को ख़तरा है, इसलिए पाकिस्तान अपना रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है जानबूझ के। इसको यानी ये एक ऑपरच्यून मोमेंट था जिसे कैश किया गया है यहाँ पे। वरना जो दोनों साइड के डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़े क्लियर है कि उन्होंने अपने म्यूचुअल बेनिफिट में किया है। सऊदी अरब का बेनिफिट तो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि उनको हमेशा से एक रीजनल फेयर है, उनका असल मसला जो है वो ईरान हो सकता है, यमन हो सकता है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो सकती है उनकी अपनी पॉपुलेशन की, उनका मसला इसराइल नहीं है। लेकिन अगर तासुर ये बैठे कि इसराइल की वजह से ये एग्रीमेंट हुआ है तो जाहिर है कि ये एक बहुत कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी थी इसे कैश करने की। पाकिस्तानी साइड पे जो है
इसका मतलब है कि आपके लेवरेज में इजाफा होता है, आपकी रजीम की जो इंटरनल लेजिटिमेसी है पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में आप आसानी से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम की जो कबूलियत और उनकी जो लेजिटिमेसी है, जैसे हिंदुस्तान से जंग के नतीजे में उसमें इजाफा हुआ था, इसी तरह से यहाँ एक बार फिर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया कि बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया। और ज़ाहिर है कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको फंड्स मिलेंगे, आपका मिडल ईस्ट में लेवरेज रोल बढ़ जाएगा। और चूंकि सऊदी रॉयल फैमिली का अमेरिका के साथ बहुत रिलेशनशिप है, ट्रंप के साथ रिलेशनशिप है, तो वॉशिंगटन के मामलात के अंदर भी आपको ज़्यादा सुना जाएगा। लेकिन प्रेजेंट क्या किया जा रहा है ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर दिया है। मतलब अब इसमें थोड़ा सा और इसमें देख लें, अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करने वाली बात पे थोड़ा सा आप इसको ये देख लें कि एक इन ट्विटर पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्वीट देखा एक साहब का, जो मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन मैंने उसे रीट्वीट किया। उमैर आसिफ उनका नाम है, मैं कोशिश करता हूँ कि ट्वीट आपको दिखाऊं। उसमें उन्होंने लिखा कि असल बात यह है, जनरल आसिम को किसी तरह से मौका मिले कि उनकी जनरल आसिम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर नेतन्याहू कोई एक आध स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दे दे। अब को बाज़ लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि शायद कोई इक्वेशन होगी कि आप नेतन्याहू से रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, अब अगर आप ऐसे हालात पैदा करते हैं कि नेतन्याहू या उसका कोई मिनिस्टर जो है स्मॉट्रिच जो है वो पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे देगा, तो पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो जहनी स्टेट ऑफ माइंड है वो इस किस्म की है कि हर वो चीज़ जो है उसको आप अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से तमाम लोग जिनको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, और मैं समझता हूँ कि खासी बड़ी परसेंटेज है जिसको यकीन नहीं आता होगा, क्या पाकिस्तान जो है एक ऐसा पाकिस्तानी रजीम जो मसलसल अमेरिका की गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल के डिज़ाइन को, जिसे पूरे मगरब की सपोर्ट हासिल है, उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है? जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनकी इंतज़ामिया तकरीबन $4 मिलियन सालाना खर्च कर रही है, 3 डिफरेंट लॉबिस्ट को दे रही है ताकि उनकी ऑप्टिक्स और उनके पब्लिक रिलेशन इंप्रूव की जाए और उनके मशवरों से वाशिंगटन से रिलेशनशिप रखे जाएँ। क्या वो अफोर्ड करते हैं कि वाशिंगटन के मिडिल ईस्ट में जाके इसराइल को और अमेरिका को चैलेंज कर दें? और ये जो सारी की सारी डील्स की गई हैं, जिसमें बीच जेंट्री बीच को बुला के DHA की डील ऑफर की गई, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की डील ऑफर की गई, उसके बाद मिनरल्स की डील ऑफर की गई, उसके बाद अभी आपने देखा कि नोबेल प्राइज़ पर रिकमेंड कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो ये है कि उन्होंने 1 घंटे की लंच मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो उसके बाद से उनकी अहमियत, उनकी कदर मंजिलत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और अभी भी जनरल आसिम मुनीर की खबर ये है कि वो अब बरतानिया, और बरतानिया के बाद जो है वो दोबारा अमेरिका आ रहे हैं। वो तमाम लोग जिनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इजराइल को चैलेंज कर रहे, वहाँ चला गया अर्ज़ मुक़द्दस के लिए, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ग्रो अप। थैंक यू।